वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक ऑसिलेशन को फिनिश करने के बाद आप और हम मुलाकात कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वेव मोशन। अगर इस समय वेव मोशन आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपने ऑसिलेशन नहीं पढ़ा है तो आई एम सजेस्टिंग फ्रैंकली कि ऑसिलेशन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर लेके कैरी करें। बच्चों, पूरा वेव मोशन पढ़ते वक्त आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन काफी मददगार टॉपिक होने वाला है। आज इस टॉपिक में वेव मोशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये समझेंगे आखिर वेव क्या है, वेव किसे कहते हैं और वेव कितने टाइप्स की डिफाइन की गई है। तो पहला बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि शुरुआती समय से ही, जब से साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, भले हम वेव के बारे में जाने या ना जाने, इन कुछ कॉमन एग्जांपल्स को हम फील कर चुके हैं। जिसमें कुछ एक पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं। सन से अर्थ तक, सन से अर्थ तक हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो सन कहलाता है। हम ठंड के दिनों में सनलाइट में जाना पसंद क्यों करते हैं या जाते हैं, तो हम कारण जानते हैं कि हमें सन से वार्मनेस फील होती है, गर्मी महसूस होती है। और आप देख सकते हैं जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तो हमें दिखना शुरू होता है। तो हम कहते हैं सन से हमें क्या मिल रही है? सन से हमें एनर्जी मिल रही है। तो सन से एनर्जी ट्रेवल करके आ रही है, हमें गर्मी महसूस करा रही है, हॉटनेस फील करा रही है। यही सन से आने वाली एनर्जी हमें देखने में मदद कर रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है, मैकेनिक्स में आपने एक और एग्जाम्पल देखा था। फुटबॉल प्लेयर, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल को लात मारता है, फुटबॉल आगे बढ़ता है। अच्छा, फुटबॉल के आगे बढ़ने से क्या हुआ? पार्टिकल भी शिफ्ट हुआ, आगे भी बढ़ा, मतलब वेलोसिटी कैरी कर रहा है। और हमने ये पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज कॉल्ड, सो एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पर पार्टिकल भी शिफ्ट हो रहा है और एनर्जी भी कैरी कर रहा है। अब देखिए, वहां सन से एनर्जी आई, लेकिन वहां फुटबॉल की तरह कोई पार्टिकल तो नहीं आया। जैसे यहां फुटबॉल शिफ्ट हुआ, वहां से एनर्जी शिफ्ट हुई, लेकिन क्या फुटबॉल की तरह कोई पार्टिकल शिफ्ट हुआ? तो सर्टेनली आप कह सकते हैं आपको कोई पार्टिकल चलता हुआ महसूस नहीं हुआ। मतलब हम ये कह रहे हैं, स्टोन को आप वाटर पे ड्रॉप कर दें, स्टोन को आप जैसे स्टोन को वाटर पे ड्रॉप करते हैं, आप क्या देखेंगे? पानी की लहरें कुछ उठती है और बाहर की तरफ इस तरह से मोशन करते हुए बाहर की तरफ आउटर पे जाती है। तो आप देख सकते हैं वाटर के कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ, कुछ पार्टिकल नीचे की तरफ और बाकी पार्टिकल बाहर की तरफ जाते हैं। ट्रेन में ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल मुझे देख रहे हैं, ट्रेन में आप डेफिनेटली बैठे हैं। कई बार ट्रेन में होता है, ट्रेन की डिफरेंट बोगीज होती है, ट्रेन के इंजन से कनेक्टेड होती है। ये मेन इंजन है, ये बॉगी नंबर 1, बॉगी नंबर 2, बॉगी नंबर 3। कभी कभी क्या होता है, इंजन जर्क प्रोड्यूस करता है, वो बॉगी 1 को ट्रांसफर होता है, फिर बॉगी 2 को ट्रांसफर होता है, बॉगी 3 को ट्रांसफर होता है, बॉगी 4 को ट्रांसफर होता है। इस तरह से पूरे ट्रेन के डिब्बों में वो जर्क ट्रांसफर हो जाता है। पर क्या आपने देखा है, ट्रांसफर हुआ तो वाइब्रेशन होता है, ट्रांसफर हुआ तो वाइब्रेशन होता है। पर क्या आपने महसूस किया है, ट्रेन के डब्बे पूरे के पूरे शिफ्ट नहीं होते हैं, डब्बे मोशन करके ट्रांसफर नहीं होते, जर्क ट्रांसफर होता है। तो वापस से इंजन ने क्या प्रोड्यूस किया? इंजन ने एनर्जी ट्रांसमिट की, इंजन ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, इंजन ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। और वो क्या हुआ? पहली बॉगी से कहां पे गया? दूसरी बॉगी में, दूसरी बॉगी से कहां गया? तीसरी बॉगी में, पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में, दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे में, वाइब्रेशन ट्रांसमिट हुआ। एक बार फिर यहां पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। स्टोन के केस में एक बार आपने डिस्टर्बेंस, पत्थर डाला, पानी था, डिस्टर्ब कर दिया पत्थर को, पानी को डिस्टर्ब कर दिया, पत्थर ने डिस्टर्ब कर दिया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, बाहर की तरफ गए, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुए, बाहर की तरफ गए। ये एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये एग्जांपल कॉमन एग्जांपल है, फिजिक्स में आप और हम इस एग्जांपल को पढ़ चुके हैं। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको। तो ये आपको दिख रहा है स्प्रिंग, यहां से आप स्प्रिंग को कनेक्ट कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लीजिए,
ठीक है, अब इस ब्लॉक को क्या कीजिए, आप कंप्रेस कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, कंप्रेस कीजिए। अब आप कंप्रेस करके जब ब्लॉक को यहां पे लाते हैं, देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। यहां तक आपने इसे कंप्रेस कर दिया, एम मास के ब्लॉक को कंप्रेस किया, कंप्रेस स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो गई। अब जैसे ही इन कंप्रेशन को आप छोड़ेंगे, ब्लॉक को आप छोड़ेंगे, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, ये स्प्रिंग वापस से कुछ ऐसा मोशन करने लगेगी और ये एक्सटेंड हो जाएगी, होगी ना एक्सटेंड। तो हुआ क्या, हुआ क्या, आपने कंप्रेस करके छोड़ा, है ना, आपने कंप्रेस करके छोड़ा, स्प्रिंग ने अपना नेचुरल पोजीशन ऑब्टेन किया, नेचुरल पोजीशन ऑब्टेन किया तो इलॉन्गेशन हुए, कंप्रेशन हुआ, इलॉन्गेशन हुए, कंप्रेशन इलॉन्गेशन के बीच में कंप्रेशन इस तरफ हुआ, इलॉन्गेशन इस तरफ हुआ, पार्टिकल इस तरह से मोशन करने लगा। मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, इन सारे एग्जांपल्स को समझाते वक्त एक बात पक्की है कि पानी था, स्टोन डाला, पानी पे स्टोन टकराया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जैसे मैं वोकल कॉर्ड की मदद से कुछ प्रोडक्शन ऑफ साउंड करता हूं, तो ये साउंड जो एयर पार्टिकल मीडियम में अवेलेबल है, इनसे टकराते हैं, एयर पार्टिकल से टकराए तो ये एयर पार्टिकल जहां पे, जैसे देखिए मैं बोला, मैंने कुछ बोला, मान लीजिए मैंने बोला, ठीक है, शब्द बोला कोई, आई से समथिंग, तो जैसे मैं से वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसे वाई से, मेरे कहते ही साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे एयर पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो साउंड किससे टकराया, तो डेफिनेटली साउंड एयर पार्टिकल से टकराया। अब एयर पार्टिकल जो यहां के अवेलेबल हैं, इन एयर पार्टिकल्स पे जो यहां पर दिख रहे हैं या यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, पड़ोसी एयर पार्टिकल के पास में गए और वो पड़ोसी एयर पार्टिकल के पास में गए, तो यहां वाला रीजन जहां से पड़ोसी एयर पार्टिकल के पास में गए, तो पास में लेके आ गए इन पार्टिकल्स को, बराबर है, एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ऐसा तरीका, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ऐसा तरीका जिसमें कई बार मीडियम जरूरी हो सकता है और हो सकता है कई बार मीडियम जरूरी ना हो। आज हम ये बात जानते हैं कि सन से अर्थ के बीच में अर्थ सरफेस, ये देखिए अर्थ सरफेस लगभग 400 किलोमीटर के आसपास तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, 400 किलोमीटर के आसपास ये अर्थ है आपके पास में। लेकिन जब मैं बात करता हूं सन की, तो सन से जो एनर्जी आ रही है, ये 400 किलोमीटर बियॉन्ड जो अवेलेबल स्पेस अवेलेबल है, वहां पे ये बात ऑब्जर्व की जा चुकी है कि यहां पे कोई मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, और जब कोई मीडियम अवेलेबल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो यहां से एनर्जी जो आ रही है वो बिना मीडियम के आ रही है, यहां से जो एनर्जी आ रही है वो एटमॉस्फेयर से आ रही है, और एटमॉस्फेयर से आने का मतलब एयर पार्टिकल से आ रही है, मॉइस्चर से आ रही है, गैसियस सब्सटेंस से आ रही है, फॉग से आ रही है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, ये पक्की बात है। तो पहला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जिसमें था, जिसमें पार्टिकल शिफ्ट होता था, और ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का तरीका वेव कहलाता है। तो वेव किसे कहते हैं, तो वेव बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एक तरीका है, बराबर है। जैसे फुटबॉल ट्रांसफर होता था एनर्जी के साथ साथ, लेकिन वेव में ऑब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है, सोर्स ट्रांसफर नहीं होता है, पत्थर ट्रांसमिट नहीं हुआ था, पत्थर ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किए थे, वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसमिट हुए थे। मतलब वेव इज नथिंग बट एक ऐसा तरीका एनर्जी ट्रांसफर का, मोमेंटम ट्रांसफर का, जिसमें पार्टिकल या सोर्स खुद ट्रेवल नहीं करता है, खुद शिफ्ट नहीं होता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जो डिस्टर्बेंस आगे कैरी ऑन होते हैं। तो हम वेव्स को क्या डिफाइन करते हैं, वेव इज बेसिकली डिफाइंस एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब तक ये पता नहीं था कि वेव्स बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, तब तक ये डेफिनेशन बताई गई थी कि वेव क्या कहलाता है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, इसे क्या नाम दिया गया, वेव नाम दिया गया। टाइप्स ऑफ वेव, कितने टाइप की वेव्स, तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। भाई सन से अर्थ तक आते समय कोई मीडियम की जरूरत नहीं थी, तो हम वेव को ब्रॉडली 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहली वेव कहलाती है मैकेनिकल वेव। पहली वेव कहलाती है कौन सी वेव बच्चों, मैकेनिकल वेव।
दूसरी वेव को क्या नाम दिया जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का एक और नाम होता है, इस नाम को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वापस सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई ऐसी वेव जिसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव। और तीसरी टाइप की वेव, इसे कहा जाता है मैटर वेव्स। मैटर वेव। ये भाई वो वेव नहीं है। क्लास में क्या हो गया? बोले क्लास में मैटर हो गया। बच्चे बोलते हैं ना कई बार, क्या हो रहा है तेरा, क्या मैटर चल रहा है? ये वो मैटर नहीं है, मैटर मत समझना उसको। यहां मैटर का मतलब क्या है? कोई भी मैटर जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन है? कंस्टिट्यूएंट मतलब वो मैटर किन से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं मैटर, सब्सटेंस को हम जब डिफाइन करते थे केमिस्ट्री में, हमने पढ़ा था, तो आपको पता है कि मैटर को कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, छोटा सबसे स्मॉलेस्ट कहलाएगा एटम। अभी आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एटम से भी छोटा वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं मानता हूं ये बात, पर हम पुरानी डेफिनेशन के अनुसार जब बात करेंगे, जब कट करते जाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बचेगा उसे एटम कहा जाएगा। अब एटम भी किससे कंस्टिट्यूएंट होकर बना है? तो आप सब लोग 11th क्लास में बात पढ़ चुके हैं, एटम भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम के, किसी भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हो गए, वो कौन से पार्टिकल हो गए? सर वो पार्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिकल हो गए सर प्रोटॉन, वो पार्टिकल हो गए सर न्यूट्रॉन। तो बच्चों ये पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को मैटर वेव कहा जाता है ब्रॉडली। हालांकि आज जब आगे पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, तो आपको पढ़ने को मिलेगा हर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वेव जो भी थोड़ा बहुत मोशन में है, जो मोशन कर रहा है, वो भी मैटर वेव इमिट कर रहा होता है। मतलब ये केवल कंस्टिट्यूएंट को लेकर लिमिट नहीं होगी। आगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको 12th क्लास में चैप्टर मिलेगा, मैं बता देता हूं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। कई जगह पर इसे इलेक्ट्रॉन फोटोन के नाम से जाना जाता है। वहां पे आप डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, और डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव एंड मैटर वेव्स, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, मोशन में हो, किसमें हो? मोशन में हो, तो क्या इमिट करता है? मैटर वेव्स इमिट करता है। हमारा मेन कंसर्न मैटर वेव्स नहीं है, हमारा मेन कंसर्न नॉन मैकेनिकल वेव्स भी नहीं है, हमारा मेन कंसर्न है इस चैप्टर के लिए मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में हल्का सा हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। देखो ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, इन वेव्स को हम कौन सी वेव्स कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं। मतलब क्या? सन से अर्थ तक आते समय वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं थी। तो इनका सोर्स क्या होता है? कई बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि इनका सोर्स क्या होता है। तो इनका सोर्स होता है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। सर बोले कौन कौन सी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं? थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। गामा, एक्स, यूवी, विबग्योर, विबग्योर के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। मेरा एक छोटा सा याद कराने का तरीका याद कीजिएगा, समझिएगा। मैं गामा को कह रहा हूं मामा, मैं क्या कह रहा हूं? गामा को मामा। मामा एक्सरेज को मैं क्या कह रहा हूं? एक्सीडेंट कह रहा हूं। एक्सरेज समझना, एक्सरेज को मैं क्या कह रहा हूं? गामा रेज को मैं क्या कह रहा हूं? मामा रेज। एक्स को मैं कह रहा हूं एक्सीडेंट हुआ। अच्छा किसका एक्सीडेंट हुआ? तो सर यूवी का एक्सीडेंट हुआ। यूवी को कहते हैं बेसिकली, क्या कहते हैं यूवी को? अल्ट्रावायलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट कहते हैं। पर मैं कह रहा हूं यूवी मतलब युवराज सिंह। तो मामा का एक्सीडेंट हुआ, किसके मामा का एक्सीडेंट हुआ? युवराज सिंह के मामा का एक्सीडेंट हुआ, बराबर है। तो गामा रेस मतलब मामा, एक्स मतलब एक्सीडेंट, यूवी का मतलब युवराज सिंह अल्ट्रावायलेट, वी से वायलेट।
वॉयलेट, ठीक है, आई इंडिगो, विबग्योर VIBGYOR 10th क्लास में सुना है ना। विबग्योर में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा ब्लड, भाई एक्सीडेंट होता है तो ब्लड निकलेगा ना, कुछ और थोड़ी निकलेगा। तो ब्लड कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो रेड रेड, रेड के बाद याद रखना कौन सा? इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। अच्छा इंफ्रारेड ये क्यों एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि मामा खरीदने गया था माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव, और बाद में ये माइक्रोवेव की जानकारी मामा को कहां मिली थी? तो रेडियो पे मिली थी। ये सारी वेव जो है स्टूडेंट्स, इन सारी वेव्स को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, या इन सभी वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वापस सुनना, कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिसमें ऑसिलेशन डिस्टर्बेंस जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के होंगे, और ये डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होंगे इन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें नॉन मैकेनिकल वेव कहा गया है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में कुछ, कि मैकेनिकल वेव्स को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो मैकेनिकल वेव का पहला मीनिंग क्या है? ऐसी वेव जिसे ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ऐसी वेव जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इस वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। वेव क्या है? तो वेव डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है। वेव क्या है? तो वेव डिस्टर्बेंस इन मीडियम है। इस वेव को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है? दो तरह से किया गया है। पहला कौन सा वेव कहा गया है? पहला कहा गया है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा क्लासिफिकेशन वेव का क्या किया गया है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। वापस सुनना, पहला क्लासिफिकेशन है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा क्लासिफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा देखो, मैंने एक बात बोली आपको, वेव है तो मीडियम होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल वेव में मीडियम चाहिए। तो मीडियम में क्या होना चाहिए भाई? मीडियम में क्या होना चाहिए? तो मीडियम में दो बातें होना चाहिए। मीडियम में दो बातें होना चाहिए। पहला मीडियम क्या होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। और दूसरा मीडियम में क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्या कारण है सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इलास्टिसिटी की जरूरत क्या है? भाई देखो, मैंने क्या किया, इलास्टिसिटी के बारे में बताता हूं। इलास्टिसिटी क्या है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसपे फोर्स लगाने, पहले देखो फोर्स लगाया जाए मटेरियल पे, तो मटेरियल पर फोर्स लगाया जाए तो उसका शेप चेंज होता है। जैसे वायर है, मान लो वायर को पकड़ के आपने खींचा, तो वायर को पकड़ के खींचने पर क्या होगा? बोले खींचने पर लंबा होगा, छोड़ देंगे लंबे समय बाद वापस शेप गेन कर लेगा। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ये अपने ओरिजिनल शेप को वापस गेन करने की टेंडेंसी रखता है, प्रॉपर्टी रखता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी इसलिए जरूरी है कि आप मीडियम को डिस्टर्ब करो तो वो डिस्टर्ब होकर वापस अपनी सेम सिचुएशन में आ जाए। सर बोले एग्जांपल? भाई एग्जांपल ऐसा है कि आपने स्प्रिंग को क्या किया? आपने स्प्रिंग को धक्का दिया, कंप्रेस किया। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर हो सकता है स्प्रिंग पहले कंप्रेस में पास थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? स्प्रिंग दूर दूर हो गई। अब ये किस कारण से हुआ? तो डेफिनेटली इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण हुआ। कंप्रेस हुआ, छोड़ा, ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ली। तो कंप्रेस किया पास पास आए, छोड़ दिया वापस से दूर हो गए। तो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हो रहे हैं? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण हो रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव ट्रेवल करने के लिए जरूरी है कि मटेरियल कैसा हो? इलास्टिक हो। दूसरी प्रॉपर्टी इनर्शिया उसके अंदर होना चाहिए। इनर्शिया एनर्जी स्टोर करने में मदद करेगा। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी वापस से ओरिजिनल शेप गेन करने में मदद करेगी। तो अब यहां पर ट्रांसवर्स वेव समझाता हूं थोड़ा। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल, ये एग्जांपल ऐसा देखा जा सकता है कि आप मान लीजिए आपके हाथ में एक रस्सी लेते हैं, यहां से इस तरह से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, रस्सी को पकड़ते हैं, यहां से इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करवाते हैं। ऐसा जैसे आप ऐसा मोशन करवाते हैं आगे चलता है, इसके आगे चलने के बाद कुछ समय बाद ये ट्रेवल करके यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है, और कुछ समय बाद ट्रेवल करके और ये कोने में पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ? डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल हुआ। तो मैंने क्या किया? मैंने पल्स जनरेट किया। मैंने क्या जनरेट किया? पल्स जनरेट किया।
बराबर है। और लगातार मैं पल्स इस तरह से बनाता रहूं, पहले मैंने एक जर्क दिया, आगे बढ़ा चला गया, दूसरा जर्क दिया, आगे बढ़ा चला गया, पर मैं जर्क देते ही जा रहा हूं, इस तरह से ऊपर नीचे लगातार करते ही जा रहा हूं, तो आप जानते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। और यही स्ट्रक्चर कहलाता है, इस स्ट्रक्चर में देखना ध्यान से, आप तो सोर्स हो, सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स इस जगह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इस जगह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये रहा सोर्स। तो पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं ना बच्चों। और वेव कहां जा रही है, ये पल्स ट्रेवल करके कहां जा रही है, तो पल्स ट्रेवल करके राइट साइड जा रही है। तो वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है, वेव स्पीड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, या वेव आगे बढ़ रही है, समय के साथ में आगे बढ़ रही है, और टाइम के साथ में जब वेव आगे बढ़ रही है तो हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वेव ट्रेवल कर रही है। अच्छा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, 11th क्लास काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड, वेव की स्पीड मिल गई, और ये पार्टिकल की स्पीड, समय के साथ पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसी वेव जिसमें वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड, या वेव की वेलोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री में, उस वेव को ट्रांसवर्स वेव नाम दिया जाता है। उस वेव को क्या नाम दिया जाता है, ट्रांसवर्स वेव नाम दिया जाता है। थोड़ा समझना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का देखा, ये पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, वेव जा रही है इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन किसका, वेव का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस तरफ है, और डिस्टर्बेंस कहां पर है, तो डिस्टर्बेंस इस तरफ है, ये रहा आपके पास में डिस्टर्बेंस। दोनों के बीच का एंगल कितना है, डिस्टर्बेंस नहीं बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल चेक करें कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस वेव को कौन सी वेव नाम दिया गया, ट्रांसवर्स वेव नाम दिया गया। इंटरेस्टिंग बात, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है क्या, मैकेनिकल वेव, सर आपने ट्रांसवर्स वेव क्लासिफाई किया, मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल भी कहा, तो क्या सर नॉन मैकेनिकल वेव कैसी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव कैसी होती होगी, तो बेटा सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वापस सुनना, सारी के सारी कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। यहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड है, मैग्नेटिक वर्ड है, इलेक्ट्रिक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, मैग्नेटिक वर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसवर्स ऐसी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स ऐसी होती है। आगे डिस्कस करने वाला हूं, उसमें करेंगे भी सही, लेकिन बता दिया, आपके मन में आ सकता था कि सर ट्रांसवर्स वेव क्या मैकेनिकली होती है, क्या नॉन मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स नहीं हो सकती है, हो सकती है, नॉन मैकेनिकल वेव सारी की सारी ट्रांसवर्स ही है नेचर में, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ती है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका वेव का क्या है, इंजेक्शन देखा आप लोगों ने, इंजेक्शन कभी लगा भी होगा आप लोगों को, पूरा भरोसा है, तबीयत खराब होती है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है अभी, तो वैसे भी बहुत सारे इंजेक्शन लग रहे हैं लोगों को, वैक्सीकरण चल रहा है, तो आपने देखा होगा इंजेक्शन में आप क्या करते हैं, पिचकारी में क्या करते हैं, होली भी खेलिए ना, आने वाली भाई इसी महीने के आसपास में होली है, तो उस केस में आपने देखा पिचकारी या पंप, आप क्या करते हैं, बोले इतना सा होल होता है, बोले हाँ पीछे से हम क्या करते हैं, बोला उसे प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे क्या होता है, बोले पार्टिकल आगे बढ़ते हैं बेचारे, हम साथ साथ हैं, सब आगे बढ़ते हुए साथ साथ पार्टिकल निकल जाएंगे इधर से। तो हमने क्या किया, हमने इस बार अपने हाथों से धक्का दिया, धक्का दिया मतलब क्या हुआ, ये सोर्स है, इसी सोर्स को मैं क्या कह रहा हूं, डिस्टर्बेंस कह रहा हूं, तो डिस्टर्बेंस जा कहां रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन राइट साइड हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताना, वेव डायरेक्शन और प्रोपोगेशन राइट साइड हो रहा है, और आप पानी की बूंदों को या वाटर को प्रेस कर रहे हो, तो वाटर पार्टिकल भी आगे जा रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ऑफ पार्टिकल, इंजेक्शन वाला एग्जांपल हो गया है ना, उसके बाद पिचकारी वाला एग्जांपल हो गया, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं वेव वेलोसिटी और कौन सी वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, या कह लो पार्टिकल का समय के साथ बदलाव और वेव का टाइम के साथ में चेंजेस जो हो रहा है, वेलोसिटी जो हो रही है, ये दोनों कौन सी है, पैरेलल है। और जब भी ऐसा होगा तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, है ना। अब आपके मन में मैंने दो एग्जांपल जब बोर्ड पे लिखे थे तो मुझे पूरा भरोसा है अभी दिमाग में वो चल भी रहा होगा। कैसे समझना, When I say something, I say, है ना, I say, तो मैंने क्या किया, वोकल कॉर्ड की मदद से वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए। अब वाइब्रेशन मान लो यहां पर एयर का रीजन है, ये दिस इज एयर, नथिंग बट एयर, है ना। अब एयर होने से क्या हुआ, जहां मैं बोला व्हेन आई स्पीक समथिंग, तो मैंने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। डिस्टर्बेंस किससे टकराए, एयर से टकराए। एयर के पार्टिकल को क्या किए, पास में लेके आ गए। अब जब एयर के पार्टिकल को पास में लेके आ गए तो पार्टिकल देखो यहां पर आ गए। पास पास जब पार्टिकल आ गए तो मैं इसको ऐसा बता रहा हूं, ये बिल्कुल वैसा है जैसा सोफा सेट देखा होगा आप लोगों ने, सोफा सेट। स्पंज देखा है, स्पंज कई बार होता है ना, बचपन में हमने यूज किया होता है। हम क्या करते हैं, हम उसे ऐसा कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं पास हो जाता है। तो ये एयर के पार्टिकल पास पास आ गए, नॉर्मली थे दूर। भाई जब मैं नहीं बोल रहा था तब नॉर्मल सिचुएशन में दूर दूर थे। जैसे मैंने कहा, टकराए, टकराए, पार्टिकल पास गए, पास गए 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 गए। कौन सी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी मीडियम की। तो इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसमें वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है। तो पहले ओरिजिनली पास दूर दूर थे, पास आए, पास से दूर आएंगे। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें अपना ओरिजिनल शेप गेन करने की टेंडेंसी रखता है, गेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। पहले एयर पार्टिकल कैसे थे, बोले दूर दूर थे, अब क्या हो गए, पास पास हो गए। अब वापस क्या चाहते हैं, दूर दूर जाना। दूर दूर जाने के लिए ये इधर से ऐसा ओपनिंग करेंगे, ऐसा जाएंगे। जब ये ऐसा जाएंगे तो क्या होगा, भाई अभी इधर जो पार्टिकल अवेलेबल है एयर के, ये दूर दूर है। अभी इधर के पार्टिकल कैसे हैं, ये दूर दूर है। जब ये ओपन होंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, और जब ये धक्का लगाएंगे तो यहां के पार्टिकल पास आ जाएंगे, यहां के पार्टिकल पास आ जाएंगे। समझे बात, यहां के पार्टिकल पास आ जाएंगे। अच्छा, पास आ गए मतलब वापस से क्या हुआ, इनके बीच का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया, सेपरेशन कम हो गया, दूर दूर हो गए। मुझे बताना, अगर आप पास से लाओगे बराबर, तो पास से लाने वाले इस रीजन को हम कह रहे हैं कि पास पास आना मतलब कंप्रेशन क्रिएट हो गया, और दूर दूर चला गया मतलब क्या हो गया, रेयरफेक्शन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। अच्छा आप खुद बताओ, पास पास आए, डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, मास तो उतना ही था, डेंसिटी बढ़ गई। तो जब कंप्रेशन हो रहा है तो हम कह रहे हैं डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, और जब रेयरफेक्शन हो रहा है तो हम यहां कह रहे हैं कि डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या यहां तक मेरी बात समझी। तो इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में देखो क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, कंप्रेस हुआ, वापस से ओरिजिनल शेप गेन किया, ओरिजिनल शेप किया तो जहां था वो बढ़ा, वापस से जिससे टकराया वो उसको कंप्रेस किया, तो वेव ट्रेवल होना शुरू हो गई, और उसी डायरेक्शन में जा रही जिस डायरेक्शन में पार्टिकल के मोशन हो रहे हैं। ऐसी वेव्स को हम साउंड वेव कहते हैं। तो साउंड वेव कैसी वेव होती है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड वेव कौन सी वेव होती है स्टूडेंट्स, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वाटर वेव्स किस तरह की वेव होती है, पत्थर डाला पानी के ऊपर डाला, तो वाटर वेव्स किस तरह की वेव्स होती है। ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या जरूरत होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां ट्रेवल करती है। तो बेटा याद रखना, ये बात समझना कि ट्रांसवर्स वेव वहां प्रोड्यूस की जा सकती है जहां रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी होती है तो इसका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मैं इलास्टिसिटी चैप्टर में कर चुका हूं। रिजिडिटी का मतलब हो गया अपोजिशन इन द चेंज। अब देखो सॉलिड सरफेस होता है ना, रिजिडिटी की हम बात कर चुके हैं पहले भी इलास्टिसिटी चैप्टर में। तो सॉलिड्स की रिजिडिटी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जहां भी रिजिडिटी होगी वहां ट्रांसवर्स वेव डेवलप होगी, क्योंकि आपने स्प्रिंग को भी पकड़ा, स्ट्रिंग को ऐसा घुमाया, धक्का दिया, धक्का देने से क्या हुआ, सॉलिड सब्सटेंस का बना हुआ था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस क्रिएट होते गए,
हुआ क्रिएट, आगे बढ़े। अब आप ऐसा करो, पानी को वाइब्रेट भी करोगे तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो सरफेस पे वाटर में ये अपर सरफेस है वाटर का, समझना थोड़ा ध्यान से। तो अपर सरफेस पे आपको पता है मच्छर बैठ पाते हैं, है ना। अपर सरफेस पे आपको पता है नाव रखते हो, नाव तैर पाती है, मच्छर आसानी से बैठ पाते हैं, मच्छर अंडे दे पाते हैं, है ना। तो हम ये सरफेस टेंशन चैप्टर में बात सीखे थे कि सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पर टेंशन होता है। सरफेस कैसा बिहेव करती है, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, इलास्टिक, मतलब गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, तो उसको खींचोगे तो स्ट्रेस जैसे रहता है उसके अंदर खिंचाव होता है, तो वो जो उस तरह का लेयर होता है उस तरह का सरफेस लेयर होता है। इसलिए वाटर में या लिक्विड में सरफेस की रिजिडिटी कुछ तो भी होती है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव जो है या वाटर वेव जो है सरफेस पे ट्रांसवर्स होती है, लेकिन रिजिडिटी लिक्विड की नहीं होती, रिजिडिटी गैसेस की नहीं होती, इसलिए गैसियस सब्सटेंस में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको शुरुआत में दिया था, मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा था, धक्का दे रहा था, कंप्रेस कर रहा था, फिर स्प्रिंग क्या हुई थी, ओपन हुई थी, दूर गई थी, फिर स्प्रिंग क्या हुई थी, पास आई थी। तो कंप्रेशन है ना, तो मैंने क्या किया, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस किया, ऐसा जर्क प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा आप देखो, जानते हो ना, बॉगी वाला एग्जांपल दिया था, जर्क प्रोड्यूस किया, पास आएंगे, पास आने के बाद रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी होने के कारण स्प्रिंग को धक्का दिया तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी, ये खुलेगी तब तक डिस्टर्बेंस आगे प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये वाइब्रेशन इस तरह के वाइब्रेशन होंगे, है ना। ये वाइब्रेशन इस तरह के वाइब्रेशन हुए तो कौन से वाइब्रेशन हुए, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हुए तो कंप्रेशन स्प्रिंग की मदद से आप कौन से वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल। अब आप मान लो स्प्रिंग को ऐसे हल्का सा पकड़ के स्प्रिंग को ऐसा धक्का दे दो, ऐसा धक्का दे दो, तो स्प्रिंग मतलब सॉलिड का बना कोई सब्सटेंस, रिजिडिटी होती है, तो हल्का सा वाइब्रेशन देने पर स्क्रीन हल्की सी इस तरह से मोशन करती हुई फील होगी। मतलब स्प्रिंग से आप कुछ हद तक ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन काफी आसानी से लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, longitudinal waves travel through liquid and gases, because longitudinal wave में क्या नहीं होता है, rigidity नहीं होती है। ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या चाहिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए रिजिडिटी चाहिए। यहां तक बातें समझने के बाद कुछ टर्म ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी फॉर वेव मोशन कहा जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा कि जब वेव ट्रेवल कर रही होती है, तो वेव ट्रेवल कर रही होती है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा होता है, एनर्जी ट्रांसफर जब हो रही होती है, तो पार्टिकल कैसे जाते हैं। तो देखो सबसे बेसिक एग्जांपल हम यही ले चुके हैं, इसी को लेंगे कि भाई ये कुछ ऐसा एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा इस तरह से आगे बढ़ती हुई वेव है आपके पास में, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसे मैं कहूंगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये हो चुका है आपके पास में। पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, इस पोजीशन से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इस पोजीशन से पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, इस पोजीशन से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इस पोजीशन से पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। ये पोजीशन कहलाएगी मीन पोजीशन। पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो देखो ये कौन सी, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं इस तरह से। तो अब ये समझना, ये यहां से वेव ट्रेवल किया, यहां तक गया, पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां नोटिस कीजिए कि भाई यहां से सोर्स ने डिस्टर्बेंस ट्रेवल किया, यहां तक पार्टिकल डिस्टर्ब हुए, आगे बढ़ा, वेव आगे बढ़ी, फिर से आगे बढ़ी। तो देखो ये एक चक्कर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, यू आर फाइंडिंग दिस इज वन साइकिल। वापस से देखो ये अगला चक्कर होता हुआ कंप्लीट नजर आ रहा है, इसे क्या कह रहे हैं, वन साइकिल। वापस से देखो यहां पर क्या नजर होता जा रहा है, वन साइकिल हो रहा है। अच्छा वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, एसएचएम पढ़ चुके हैं, एसएचएम जानते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूं डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। ये इस तरह से मैं छोटा सा एक फास्ट तरीके से बता भी देता हूं, ए से बी गया, सेंटर पे 90 बना, एसएचएम में बात पढ़ी थी हमने, ए से बी गया, बी से सी गया, सेंटर पे कितना बना, 180 बना। अब देखो ध्यान से पढ़ना,
थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ये बात पहले बता चुका हूं, इसलिए ए से बी गया, सी से डी पर आया, सेंटर पे 270 डिग्री एंगल बना। अब मुझे बताइएगा ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी आया, डी से ए आया, टोटल एंगल कितना बना? 360 बना। तो भाई जब घूमकर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है साइकिल कहलाता है, एक चक्कर लगाता है साइकिल कहलाता है, बराबर है, साइकिल कहलाया। अब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? टाइम टू कंप्लीट कितने साइकिल? एक साइकिल। कितने चक्कर? एक चक्कर। अब ये चक्कर कंप्लीट हो गया, सेंटर पे कितना एंगल बन गया? 180 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है ना? तो समझना ध्यान से, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया। भाई अगर किसी ने कहा टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहने वाले? सेकंड। दूसरा एक और टर्म यहां पे काम आने वाला है, जिस टर्म को मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई मानो किसने एक साइकिल कंप्लीट किया 5 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 5 सेकंड के अंदर, या मान लो 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया, तो एक सेकंड के अंदर कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 1/4 साइकिल। तो भाई एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? समझना, यहां से यहां पहुंचा था, है ना? तो यहां से यहां पहुंचने में 4 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 4 सेकंड लगे। एक चक्कर में 4 सेकंड। तो मैं कह रहा हूं एक सेकंड में कितना चक्कर? तो 1/4 साइकिल। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये था टी आपके पास में, दिस वाज टी, 4 सेकंड। तो मैं इसे लिख रहा हूं 1/t। यूनिट देखो क्या है? 1/सेकंड। अच्छा, 1/सेकंड को और क्या लिखा जाता है? कई किताबों में हर्ट्ज मिलेगा, और इसे क्या कहते हैं? सीपीएस कहते हैं। सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। क्या कहते हैं? साइकिल पर सेकंड। तो यहां तक समझ में आ चुका है? सीपीएस, हर्ट्ज, 1/सेकंड, तीनों एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। अच्छा, मेरा यह कहना है कि ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट एफ है ना? ABCDEF पॉइंट है। तो ये पॉइंट मीन पोजीशन से सबसे दूर वाले पॉइंट है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना? तो इसे कहा जाता है क्रस्ट। ये पॉइंट मीन पोजीशन से सबसे दूर वाले पॉइंट है और पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेटिवली सबसे ऊपर है, क्रस्ट कहा जाएगा। जो पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में सबसे नीचे से ट्रफ कहा जाएगा। जो पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे ऊपर है, क्रस्ट कहा जाएगा। इसे कहते हैं ट्रफ कहा जाएगा, ठीक है? अब एक डेफिनेशन और याद रखना, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं समझना। एम्पलीट्यूड, क्या कह रहा हूं बच्चों? एम्पलीट्यूड। क्या बोल रहा हूं मैं से? देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कह रहा हूं आपसे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन कहां पर है? देखो मीन पोजीशन ये रही, इससे मैक्सिमम ये रहा, 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 और इससे मैक्सिमम ये रहा। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? हम एम्पलीट्यूड नाम दे रहे हैं, ठीक है? अब वेवलेंथ की डेफिनेशन समझना। वेवलेंथ, भाई एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या आ गया? देखो ये क्रस्ट था आपके पास में, ठीक है? मैं इसको डार्क लाइन से बता देता हूं, और दूसरा क्रस्ट यहां पर आ रहा है, ठीक है? तो इसको ऐसा बता देता हूं, यहां पर ऐसा भी चलेगा, समझ में आ जाएगा। तो भैया ये इतना 1 क्वार्टर सर्कल क्या था? 90 था। हाफ सर्कल 180 था। तो क्वार्टर सर्कल कितना था? 90 था। क्वार्टर सर्कल कितना था? 90 था। हाफ सर्कल कितना हुआ? 180। 90 प्लस 180 270। 270 90 कितना है? 360 डिग्री। अब हुआ क्या सर? हुआ ऐसा कि ये हो गया 90 से 360, मतलब जब भी 360 होता है तो क्या कहते हैं सर? 1 साइकिल कहते हैं। तो मतलब मैं वेवलेंथ को ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं कि क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या एक साइकिल में जितना डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है? वेवलेंथ कहते हैं। अब हम बात करेंगे वेव स्पीड के बारे में, है ना? तो वेव स्पीड में हम क्या बात करने वाले हैं? हम कहने वाले हैं वेव स्पीड। तो देखो वेव स्पीड को कैसे समझेंगे भाई? ये वेव यहां पर थी किसी समय पर, ठीक है? कुछ समय में वेव आगे चली गई, वेव आगे बढ़ी, यहां पहुंच गई, ठीक है? ये वेव आगे बढ़ी, यहां पहुंच गई, यहां से यहां वेव आगे गई, ये देखो वाई डिस्प्लेसमेंट।
तो भाई ये रहा आपके पास ए पॉइंट कौन सा पॉइंट बन गया, बी पॉइंट बन गया। मान लो ये पॉइंट था सी, ये कौन सा पॉइंट बन गया, डी पॉइंट बन गया। तो ए से बी पहुंचा, लीनियर डिस्टेंस कवर की, सी से डी पहुंचा, लीनियर डिस्टेंस कवर की। ए पॉइंट पर t1 टाइम में था, बी पॉइंट पर t2 टाइम में पहुंचा, सी पॉइंट पर कहां था, t1 टाइम में, डी पॉइंट पर कहां पहुंचा, t2 टाइम में। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम कितना लगा भाई, t2 माइनस t1। मैं एवरेज स्पीड भी कह सकता हूं या स्पीड भी कह सकता हूं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, cd, टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। अच्छा, मैं अगर टोटल एवरेज स्पीड की बात करूं या 1 साइकिल के लिए बात करूं, कितने साइकिल के लिए, 1 साइकिल। फॉर 1 साइकिल वेव स्पीड फॉर 1 साइकिल, ठीक है, वेव स्पीड फॉर 1 साइकिल। टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड डिस्टेंस जो एक साइकिल में कवर होती है, इसको मैंने अभी नाम दिया, जैसे मैंने लेमडा कहा, वेवलेंथ। तो वेव स्पीड क्या कह सकता हूं, ध्यान से देख लेना बच्चों, वेव स्पीड क्या कह सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेमडा बाय टी। स्पीड को v से बताया, लेमडा इंटू 1 अपॉन टी। अच्छा, 1 अपॉन टी को क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी आ चुका है। यहां तक हम जब समझते हैं, यहां तक हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो एसएचएम पढ़ा था तो ओमेगा भी बताया था मैंने आप लोगों को। ओमेगा को भी हम डिफाइन करते हैं 1 साइकिल के लिए, 2 पाई बाय टी। ओके स्टूडेंट्स, v को क्या डिफाइन किया, लेमडा बाय टी। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ओमेगा बाय वी चेक करना, देखो क्या आएगा, 2 पाई बाय टी डिवाइडेड बाय लेमडा बाय टी। टी से टी कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय लेमडा निकल कर आता है। ओमेगा बाय वी को कहते हैं 2 पाई बाय लेमडा, और 2 पाई बाय लेमडा को कहते हैं के। के को क्या कहा जाता है, तो के को वेव नंबर कहा जाता है। के को क्या कहा जाता है, वेव नंबर कहा जाता है। ये कांस्टेंट है 2 पाई बाय लेमडा, के को वेव नंबर कहा जाता है। देखो बच्चों, मैं लेक्चर्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर वाले में आपसे क्या क्या डिस्कस करूंगा। अभी हमने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव पूरा समझ लिया, कहां डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है। नेक्स्ट लेक्चर में कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन कैसे बनाया जाता है, वेव की इक्वेशन कैसे डेवलप की जाती है। साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि वेव पहचाने कैसे, मतलब कब मैं देख के फंक्शन को कोई इक्वेशन दे रखी हो तो कह सकता हूं कि ये वेव है, कब मैं बता सकता हूं कि ये वेव नहीं है, उसके स्पीड कैसे निकाल सकता हूं, उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं। इन सब बातों को नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक साथ बने रहें और इस लेक्चर को ध्यान से देखें, इसके नोट्स बनाएं। आप चाहे एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, चाहे आप कोई दूसरी किताब रेफर कर रहे हो, या कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो, तो वेव का बेसिक जो है आपका यहां समझने के बाद में कोई भी किताब आप रेफर कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने ही वाला है। तो मुलाकात करेंगे सेकंड लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और वेव फंक्शन पहचानना सीखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम समझेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।